कहानी की शुरुआत होती है मेल लीड की एंट्री से, जिसका नाम है बेक साओन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन है। तो आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट पे आया था, जिसे थोड़ी देर में ड्रामा की फीमेल लीड ज्वाइन करती है, जिसका नाम है होंग हीजू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो दोनों को ऐसे साथ देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। साउन के साथ ये लड़की है कौन, इनका क्या रिलेशन है, वगैरह वगैरह। जो तक साउन कहता है कि नर्वस मत हो, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं, पर याद रखना हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई रूमर फैले। तो अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हीजू एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में थी, जहां अपना साइन लैंग्वेज का काम कंप्लीट करके जाने ही लगी थी कि तभी साउन का प्रेस रिलीज लाइव होता है, जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज एंकर यूरी, जो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, जो साउन की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि साउन भी पहले एक न्यूज कास्टर था। लेकिन स्क्रीन पर साउन को देखकर हीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि साउन और हीजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है, जिसके बारे में उनके फैमिलीज के अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो उनकी शादी कैसे और क्यों हुई ये हमें आगे पता चलेगा। तो साउन अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस चला आता है। इधर हीजू अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। तो साउन के डैड थे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और हीजू के स्टेप डैड थे एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन। तो इन दोनों फैमिलीज का बहुत पुराना कनेक्शन था। तो साउन की मम हीजू से जॉब छोड़कर साउन को सपोर्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, पर बिना पब्लिक में आए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले कि हीजू साउन की वाइफ है जो बोल नहीं सकती। जो सुन हीजू की मम कहती कि क्या इसकी जरूरत है, जो सुन साउन की मम कहती कि ये ना बोले तो ही अच्छा है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हीजू की मम उस पे ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और के हस्बैंड को चुराया है तो अच्छे से काम करो, याद रखना तुम चेयरमैन होंग की बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर हीजू एकदम चुपचाप रहती है। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते की बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखकर हीजू समझ जाती है कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार की डोर्स खुल रही थी, ना ही कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम उससे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जिसके हाथ में एक अलग सा फोन था, जिससे हमें समझ आता है कि उसी ने कार को हैक किया है। तब वो पर्सन हीजू की कार की ओर बढ़ने लगता है एंड इवन हीजू की कार के अंदर चला आता है। इधर साउन के फोन पे एक कॉल आता है। साउन का असिस्टेंट दोजे कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आया है। साउन कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। साउन पूछता है कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं साउन को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस आदमी था, जिसने हीजू की कार को हैक किया था और वो अभी हीजू के गले पे चाकू रखकर साउन को धमका रहा था। साउन की फोन की बैटरी डेड हो जाती है, तो उसे चार्ज पे लगाकर वो सबसे पहले हीजू की मॉम को कॉल करता है और हीजू के बारे में पूछता है। हीजू की मॉम कहती है कि वो मेरे साथ ही थी, लेकिन वो काफी देर पहले घर के लिए निकल चुकी है। ये जानकर वो रिलैक्स होता है और दोजे से उस किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है, तो साउन उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को। तू जानता भी है किससे बात कर रहा है, मेरी वाइफ है कौन, क्या तुझे पता भी है। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तेरी वाइफ का गला काट दूंगा। साउन तंग आकर कहता है कि मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम जो भी हो ये प्रैंक कॉल करना बंद करो। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा। साउन कहता है हाँ तो मार दे। कहता है अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। साउन कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल काट देता है। जो सुन किडनैपर को गुस्सा आ जाता है, वो कुछ वायर से हीजू का गला घोटने लगता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, तो किडनैपर उसे छोड़ देता है, अच्छे से चलाने के लिए कहता है। देन कहता है ये मजाक नहीं है, समझी ना। तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है, क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है। मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मरने वाली है। दोबारा कॉल करता है, लेकिन साउंड कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो किडनैपर गुस्से में हीजू की गर्दन पे कट मार देता है और गुस्से में इधर उधर लात मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ साउंड को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता। वॉइस मॉड्यूलेशन ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है तो इस बार साउंड कॉल उठा लेता है। तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो साउंड भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार देना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना। ये बोलकर फिर से कॉल काट देता है, जो देखकर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। पर साउंड की ये बात सुनकर तो हेजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है, जिससे एक स्लीपरी रोड आने की वजह से उसके टायर्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर टकराकर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से हीजू सेफ होती है। तो साउन अपने घर के लिए निकलता है। घर में हीजू पहले ही आ चुकी थी, जो अपने इंजरीज का फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पे रेडी करती है। थोड़ी देर बाद साउन आता है, हीजू को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है, कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था, जिसने कहा वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसकी बातें सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साउन को असिस्टेंट दोजे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3
डिजिट्स 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसीलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। यानी वो अगर फिर से कॉल करता है और अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है तभी हम उस नंबर को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। देन वो साउंड को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है जहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो साउंड हीजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो हीजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर हीजू उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अपने रूम में आती है तो हीजू की मॉम कॉल करती है, जो हीजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बातें सुनकर हीजू अपने शादी के दिन को याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक से उन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो, हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुन हीजू सब कुछ उतारने लग जाती है तो उसके ड्रेस उतारने से पहले साउन उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है, जिसकी क्लॉज से हीजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम नहीं। और थर्ड, साउन की वाइफ के रूप में हीजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हीजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हीजू को 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी होगी। हीजू साइन कर देती है तो साउन उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेज की तरह मेरे पास भेजा गया है। तो इस तरह से इनकी शादी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। तो हीजू एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी। तो अगले दिन अपने ऑफिस में हीजू बहुत ही गुस्से वाले, धमकाने और डांटने वाले डायलॉग्स का रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि उसे साउन पे अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट पे पहुंचते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितना दिखाया गया था उसके बाद से सीन कंटिन्यू होता है। दोनों को साथ देकर सभी लोगों के बीच गॉसिप शुरू हो गई थी, पर उन पे ध्यान न देते हुए साउन हीजू को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। तो उन दोनों के बीच की बातों को हीजू एम्बेसडर की वाइफ को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है, जो देख एम्बेसडर हीजू को साउन की वाइफ समझ लेता है। तो हीजू इशारों में बताती कि मैं बस एक इंटरप्रेटर हूँ, हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। साउन को तो समझ नहीं आया कि हीजू ने इशारे में क्या कहा, पर एम्बेसडर उसे थैंक यू कहते हैं उनकी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए, जिसपे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है। एम्बेसडर कहते हैं कि कभी मैंने आपकी वाइफ को आपके साथ नहीं देखा, आपको उन्हें भी लाना चाहिए था, हमारी मुलाकात हो जाती। इस पे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है। जो सुनकर हीजू को तो बहुत गुस्सा आता है। तो साउन आगे कहता है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझ पे ऑनलाइन काफी अटैक्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को ऑनलाइन हेट या अटैक्स फेस करना पड़े। तभी उसे दोजे मैसेज करके बताता है कि सब कुछ रेडी है, अगर अब उस 406 का कॉल आया तो अब हम उसे ट्रैक कर पाएंगे, बस आप 10 मिनट तक उसे उलझा कर रखना। तो हीजू यहाँ से ड्रिंक करने चली जाती है। अब उसे ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखकर साउन मना करता है। हीजू फोन में टाइप करके उसे कहती कि अगर हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पे साउन कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहना होगा, कुछ प्रॉब्लम है, पैर दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ और ज्यादा ड्रिंक करना बंद करो। जो सुन अब हीजू से साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती या मुझे कोई इमोशन फील नहीं होते, मैं कितनी हर्ट हूँ तुम्हें कभी दिखता भी है, और क्या कहा मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, अगर कमजोरी होती तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कल तुमने क्या किया। ये बोलकर उसे इशारे में गाली देने लगती है, जो साउन को थोड़ा समझ आता है, पर जाते हुए हीजू इशारों में कहकर जाती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम में चली आती है, जहाँ उसे साउन पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर साउन को थोड़ी देर बाद उसकी किडनैपर का कॉल आता है। तो इस बार साउन उसे सामने से कहता है कि मेरी वाइफ तो सेफ है, क्यों कल तू उसे मार नहीं पाया, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तेरा कॉल काट दिया था, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो बताओ अब तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। ये सब वो किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाने के लिए कह रहा था। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है पार्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। जिसमें साउन थोड़ा शॉक्ड होता है। किडनैपर कहता है कि सरप्राइज्ड हुआ होगा कि मुझे कैसे पता कि तू इस पार्टी में है, तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे इतने करीब हूँ। साउन हर तरफ देखने लगता है, देन उसे कहता है कि तुझ जैसा लूजर यहाँ आ ही नहीं सकता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर। इस पे किडनैपर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहे तो तुम्हारे लेफ्ट में रखी हुई ब्रुशेटा खा सकते हो। अब ये सुनकर साउन और ज्यादा शॉक्ड होता है, तो उससे पूछता है कि तू यहाँ आया कैसे। तो किडनैपर कहता है कि अभी तूने पूछा था ना कि मैं तेरी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। जो सुन साउन हीजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक बंदे को फोन पे बात करता हुआ देखता है, तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर पूछता है डर गया क्या। साउन भागते हुए हीजू को ढूंढने लगा था। किडनैपर कहता है कि क्यों अब बिलीव हुआ ना। साउन कहता है कि तुझ जैसा लूजर मेरी वाइफ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और वैसे भी तूने मेरी वाइफ को कभी देखा भी है क्या, पता भी है वो कौन है। तभी वो कहता है कि होंग हीजू तेरी असली वाइफ नहीं है, जिससे तेरी शादी होने वाली थी वो थी चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी ईना, और शादी से एक दिन पहले वो भाग गई, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर फिर तूने उसकी बहन हीजू से शादी कर ली, क्योंकि चेयरमैन होंग और तेरी फैमिली का कोई तो बहुत पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से तुम्हें उनकी फैमिली में शादी करनी ही थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं तो छोटी बेटी से शादी कर ली। अब ये बात बाहर आई तो कैसा रहेगा। ये सब सुनकर साउन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों के फैमिली वालों को ही पता था।
था। तो साउन पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। तो किडनैपर से अपनी डिमांड्स बताने लगता है कि सबसे पहले तुझे हीजू को छोड़ना पड़ेगा, फिर तो अपनी असली फियांसे के साथ रह सकता है, क्योंकि वैसे भी तो हीजू को पसंद नहीं करता। पर तभी रिवील होता है कि किडनैपर बनकर बात करने वाली हीजू खुद थी और वो बात कर सकती है। पर इस फोन में वॉइस मॉड्यूलेशन ऑन था, इसलिए साउन को हीजू की बात एक आदमी के वॉइस में सुनाई दे रही थी। तो किडनैपर का फोन हीजू के पास कैसे आया ये हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है। जब साउन ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दे, जब वो मुर्दा लाश बन जाएगी तब कॉल करना, ये बोलकर कॉल काट दिया था। तब हीजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी और किडनैपर को ही चिल्लाकर कह रही थी कि वापस कॉल कर उस कमीने को, मुझे भी उससे कुछ कहना है। लेकिन साउन ने फिर कॉल ही नहीं उठाया। बस तभी आगे स्लिपरी रोड होने की वजह से हीजू की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो किडनैपर बेहोश हो गया था। तभी उसका ये वाला फोन गिरा था जिसको हीजू अपने साथ लेकर आई थी। तो प्रेजेंट में हीजू कहती है कि अब बताओ, अगर तुम अपने डैड का इलेक्शन खराब नहीं करना चाहते, हमारे मैरिज के सीक्रेट्स को रिवील होने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें हीजू को डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 बिलियन वॉन में मामला सेटल भी कर सकते हैं। जिसुन साउन कहता है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हारे इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेता, तो जैसे कि तुम्हें आंख बंद करके अरेस्ट करवा सकता हूँ। जिसुन हीजू कहती कि क्या तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था? मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैंने उसी के कार में उसे किडनैप किया था, वायर से उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे, उसके गर्दन पे चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी, मैं तो उसे मारने ही जा रहा था। वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पा रही थी, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने तो कहा कि उसे मार दो, लाश हो तभी कॉल करना। उस हीजू को तो मैं मारने ही वाला था, लेकिन उसका लक अच्छा था, स्लिपरी रोड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। पर ये सब सुनकर साउन गुस्से में सामने दीवार पे पंच मारता है और गुस्से से कहता है कि अब तू सुन 406, मैं इससे पहले कभी भी किसी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं खुद तुम्हें पकड़ूंगा। 10 मिनट पूरे होने वाले थे, इसलिए हीजू घबरा कर कॉल काट देती है, क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट तक उनका कॉल कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पर हीजू को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पे कॉल काटा था कि कहीं साउन को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर वो खुद ही कॉल कर रही थी। इसीलिए वो ये सोचकर बहुत घबरा रही होती कि उसे मेरी बात पे यकीन हुआ होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हीजू डरते डरते वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसके थोड़ी दूर में साउन को देखकर वो दूसरी ओर जाने लगती है। साउन उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। हीजू डर के मारे अपने पर्स को पीछे छुपाने लगती है, पर साउन उसे अपने साथ एक खाली कमरे में ले आता है, जहाँ उसके पास आते हुए उसे फोन दिखाने के लिए कहता है। हीजू नर्वस होकर अपना नॉर्मल फोन निकालती है, तो साउन उसके करीब आकर उससे पूछता है कि कल क्या तुम्हारे कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था? हीजू हाँ में सर हिलाती है, तो साउन एक्सीडेंट का टाइम पूछता है। तो हीजू वही टाइम बताती है जब साउन को किडनैपर का कॉल आया था। अपने फोन में टाइप करके बताती है। साउन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस किडनैपर की बात सच निकली थी। देन वो हीजू को चेक करने लगता है कि उसे चोट लगी है या नहीं, जहाँ उसके गर्दन पे चाकू के कट का निशान दिख जाता है और गला दबाने का भी निशान था। जो देख साउन उसे गुस्से में पूछता है कि क्या है ये, कौन था वो, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? ये जो टाइप करके बताती है कि उसका चेहरा कवर्ड था, इसीलिए मैं देख नहीं पाई। साउन पूछता है क्या उसने तुम्हारी गर्दन पे चाकू रखकर तुम्हें मारने की धमकी दी थी? ये जो हाँ में सर हिलाती है। जिसुन साउन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उससे कहता है कि इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पे हीजू कोई रिएक्ट नहीं करती। तो साउन कहता है कि अब से कहीं भी जाना है तो बॉडीगार्ड साथ ले जाना। ये बोलकर वो बाहर आता है और अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। देन दोजे को कॉल करके उस किडनैपर का लोकेशन ट्रैक हुआ या नहीं पूछता है। दोजे उसे बताता है कि उसका IP एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, शायद ये लोग कोई गैंग है। तो साउन उसे कहता है कि उस किडनैपर को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता है, जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है वो भी उसे पता है। आज इस इवेंट में जो भी आया था उन सब के बारे में पता करो, और मैं तुम्हें किडनैपर और मेरे बीच हुई बात का रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। शायद वो एक आदमी है और वॉइस मॉड्यूलेटर यूज कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश करो। इधर किडनैपर वाले फोन में भी बातें रिकॉर्ड हुआ था, जो घर आकर हीजू सुनती है और थोड़ा हंसते हुए कहती कि साउन तो पक्का डर गया है। देन वो इस फोन को देखकर कहते कि 2 दिन से ये फोन मेरे पास है, शायद वो किडनैपर इसे ढूंढ रहा होगा, इसीलिए मुझे जल्दी ये काम खत्म करना होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो वो उस फोन को अपने पर्स में छुपा देती है। साउन डायरेक्टली उसके रूम में आ जाता है और उसकी कार की चाबी देने के लिए कहता है। इवन वो खुद उसके पर्स से निकालने जा रहा था, तो हीजू जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पर्स छीन कर उसे चाबी दे देती है। साउन अपने पार्किंग लॉट में आता है और कार के अंदर सब कुछ चेक करने लगता है, स्पेशली कार का डैश कैम, जिसके बारे में इधर हीजू को भी याद आता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग लॉट में आती है। पर साउन उसे बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सुन हीजू रिलैक्स होती है। तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद हीजू किडनैपर का फोन लेकर दूर भाग गई थी और फिर एक टो ट्रक को इस जगह पे बुलाया था, जिससे पहले ही वो किडनैपर भाग चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एक बाइक उनके करीब से आ रही थी, तो साउन जल्दी से हीजू को अपनी तरफ खींच लेता है। देन उसे कहता है कि कल से काम पे जाने की जरूरत नहीं है। देन हीजू लिखती है कि कल मुझे हमारी डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है इंटरप्रेटर के काम के लिए। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ।
साउन कहता है फिर सिक्योरिटी को अपने साथ रखना, पर हीजू मना कर देती है। तो साउन किसी को कॉल करता है और हीजू के कार के डैश कैम फुटेज को रिकवर करने के लिए कहता है। देन वो अपनी मॉम के साथ लंच करने आता है, जो उसे इलेक्शन टाइम में अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए कहती है। इस पे साउन कुछ भी नहीं कहता। मॉम कहती है तुम जरा अपनी वाइफ को इलेक्शन से दूर ही रखना, पता नहीं पर मुझे वो ठीक नहीं लगती। साउन कहता है आप ही लोग तो चाहते थे मिस्टर हॉन्ग की बेटी के साथ मेरी शादी कराना, इवन ब्राइड बदलने के बाद भी आप लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। आखिरकार मिस्टर हॉन्ग ने ही हमारी फैमिली के पुराने स्कैंडल्स को छुपाने में मदद की है। इधर हीजू अपना कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में आती है, पर तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को उसी वॉशरूम की ओर जाता हुआ देखते हैं। हीजू बाहर उसकी परछाई देखकर डर जाती है। तो इसके बाद से हीजू यहाँ पे किसी को नहीं मिल रही थी। साउन ने फिर भी एक फीमेल गार्ड को हीजू के सिक्योरिटी के लिए भेजा था, जो उसे हीजू की अपडेट्स दे रही थी, पर अचानक से हीजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। इधर साउन ऑफिस आ जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है। कल उस इवेंट में कोई भी ऐसा सस्पिशियस बंदा नहीं था, शायद हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि किसी ने आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस पे साउन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है, क्या मैंने कभी भी अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात की है? नहीं ना, पूरे देश में किसी को भी नहीं पता है मेरी वाइफ के बारे में, पर सभी लोग जानने के लिए क्यूरियस हैं। तो अगर हमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो क्या होगा, वो भी अभी इलेक्शन के माहौल में। दोजे उसे सॉरी कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। इधर कोर्ट में वो फीमेल गार्ड हीजू को नहीं ढूंढ पा रही थी, जिस बारे में वो साउन को मैसेज कर देती है। तो साउन उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गार्ड का मैसेज आता है कि हीजू मिल गई है, वो एक आदमी के साथ है। तो साउन उनका फोटो खींचकर भेजने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं हीजू जिसके साथ थी वो उसका कॉलेज फ्रेंड था, सांगू। हीजू ने जिस परछाई को वॉशरूम के बाहर देखा था वो यही था। कोर्ट में वो किसी काम से आया था, तब उसने हीजू को देखा। तो थोड़ी दूर से वो फीमेल गार्ड इन दोनों की फोटोज खींच रही थी और साउन को भेज रही थी। इधर फोटो में दोनों को हंसते हुए बात करता हुआ देखकर साउन थोड़ा जेलस हो रहा था। इधर सांगू से पूछते कि तुम 3 साल बाद अचानक से कहीं चली गई, तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं था, तुमने कभी कॉल भी नहीं किया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करते हुए। देन दोनों की साइन लैंग्वेज में ही बातें शुरू होती है। हीजू से सॉरी कहती है कॉन्टेक्ट ना करने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देन सांगू से बताता है कि तुमने जिस चैनल के साथ काम किया था उनके साथ ही मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ जिसका नाम है क्राइम रिपोर्ट, जिसमें हम कुछ क्राइम केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। फिर हीजू चली जाती है। इधर इन दोनों के साथ में फोटोज देखने के बाद साउन का काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर हीजू घर पहुंचती है, जहाँ थोड़ी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है, जो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी, जिसमें कुछ सेलेक्टिव लॉन्ड्री एंड ड्रेसेस वगैरह थे, जिन्हें देखकर हीजू को तो बहुत गुस्सा आता है। जो देख उसकी मॉम कहती कि तुम इतनी लूजर टाइप कैसे हो, ये सब भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? जब इना शादी से पहले भाग गए और तुम्हें उसकी जगह लेने के लिए कहा गया, तब तुमने डेयरिंगली एक कंडीशन रखी, तुम्हारे डैड को एक अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए, उसके बाद ही तुम ये शादी करने के लिए मानी थी। इसीलिए तुम्हें साउन की वाइफ होने की वजह से उसकी वाइफ की ड्यूटीज तो निभानी पड़ेगी, इसीलिए कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे बाप को उस नर्सिंग होम से निकलवा दूंगी। तो असल में हीजू को ये शादी करनी नहीं थी, तो उसकी मॉम ने ही उसके डैड की धमकी देकर उसे साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो बेसिकली ये हीजू की असली माँ ही है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, क्योंकि पहले ये लोग बहुत गरीब हुआ करते थे एंड उसके बाद ही हीजू के डैड मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गए थे, इसलिए वो पिछले कई सालों से नर्सिंग होम में भर्ती हैं। तो इन्हें छोड़ने के बाद हीजू की मॉम ने चेयरमैन हॉन्ग से शादी कर ली थी, जिनके 2 बच्चे थे, जिनके साथ हीजू के ना बोलने का लिंक था, जो हमें आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हीजू शावर लेने के बाद उसकी मॉम का लाया हुआ नाइट ड्रेस पहन लेती है और उस किडनैपर वाले फोन को निकालती है और साउन को कॉल करती है। अब हीजू साउन से डिवोर्स लेना चाहती थी, पर शादी के टाइम जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसकी वजह से हीजू डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, पर इस किडनैपर के फोन की वजह से उसे एक नया चांस मिल गया है, इसके जरिए वो साउन को ब्लैकमेल करके डिवोर्स लेना चाहती है। तो इस नाइट ड्रेस में अपने थाइस की फोटो खींचकर साउन को भेजती है, कहती कि क्या अब तक तुमने डिसाइड नहीं किया? साउन पूछता है क्या है? हीजू कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ की फोटो नहीं पहचान पा रहे हो? ये तुम्हारी वाइफ की थाइस है, अब मैं इस फोटो को किस तरह से यूज करूंगा ये तुम खुद सोच लो। साउन कहता है ऐसे फेक फोटो से तुम क्या ही कर लोगे? हीजू कहती है अब तक अपनी वाइफ की बॉडी पहचान नहीं पाए, उसके थाई पे एक यूनिक मोल है, कभी देखा नहीं क्या? क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी नेकेड नहीं देखा? जो सुन साउन को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए अब साउन उल्टा उससे सवाल पूछने लग जाता है ताकि किडनैपर के बारे में उसे कुछ पता चले, पर हीजू भी सामने से उल्टा जवाब देती है और उसे गुस्से में कह देती कि अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो जाके अपनी वाइफ की थाइस चेक कर लेना, पता चल जाएगा ये उसकी फोटो है या नहीं। ये बोलकर कॉल काट देती है, पर इस बार 10 मिनट से ज्यादा इनकी बात हो चुकी थी, इसलिए इस बार फोन के लोकेशन के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी सियोल के ही 3 अलग एड्रेस दिखा रहे थे। तो साउन अपनी टीम को और अच्छे से ट्राई करते रहने के लिए कहता है और दोजे को उस फोटो की ओरिजिन पता करने को कहने ही जा रहा था, पर वो रुक जाता है क्योंकि पिछली बार की तरह वो कोई गलती नहीं करना चाहता, जैसा उसने किडनैपर की बात को मजाक में लेकर किया था, इसीलिए वो यहाँ से घर के लिए निकलता है। लेकिन इधर हीजू सोच में पड़ गई थी कि कहीं साउन उसके थाइस चेक करने ना आ जाए। इस बारे में सोच कर उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी। अभी वो दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनती है, इसीलिए वो ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोने की एक्टिंग करती है। साउन डायरेक्टली हीजू के रूम में ही आता है और उसके ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हीजू ब्लैंकेट को और जोर से पकड़ के रखती है, पर साउन जोर से ब्लैंकेट को खींच देता है, जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो हीजू दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो साउन उठ जाता है और उसे बताता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर
इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो, तुम ही तो काम करना चाहती थी ना, तो अपनी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल करके दिखाओ, ये बताकर चला जाता है। एंड हीजू वाज लाइक अचानक से बस ये बताने आया था। साउंड डाइनिंग टेबल को देखकर 3 साल पहले उनकी शादी की पहली रात को याद करता है। हीजू खाना बनाकर उसका वेट करते करते सो गई थी, जिसे साउंड प्यार से देख रहा था। फिर उसके सामने जाकर बैठता है। खाना खाने के बाद हीजू उसे डांस करने के लिए बुलाती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब वो ये सब रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कर रही थी, जो कि उसकी मॉम ने कहा था। ये साउंड नोटिस करता है तो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और उसके पास आकर बताता है कि क्या तुम्हें एक टेप चाहिए, मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना, तुम्हें मेरे सामने किसी का पपेट बनने की जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हारी मॉम जो भी कहे वो हर चीज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम कभी भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए कभी मेरे मैटर्स में मत पड़ना। ये बोलकर वो चला गया था। तो प्रेजेंट में साउंड हीजू के रूम की ओर देखने लगता है। इधर हीजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि साउंड के ऐसे अचानक से उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अब अगली सुबह वो उठती है तो साउंड ब्रेकफास्ट का पूछता है, तो वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन फिर साउंड जाकर खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर हीजू भी उसकी हेल्प करने आती है। तो खाना बनाते हुए साउंड उसे इनडायरेक्टली सांगू के बारे में पूछता है कि उस दिन कोर्ट में तुम सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। हीजू कहती है कॉलेज फ्रेंड मिल गया था जिससे बात कर रही थी। तो साउंड पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज थे, मेरा मतलब क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त थे, और क्या वो भरोसेमंद है। हीजू हाँ कहती है। तभी साउंड को दोजे का मैसेज आता है, तो साउंड उसके लिए खाना रेडी करके चला जाता है। जो हीजू कहती है क्या इसने मेरे लिए खाना बनाया। इधर यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस आए हुए थे, इनके धक्के से वो गिरने वाली थी, पर तभी सांगू उसे होल्ड कर लेता है, जिसको यूरी देखते रह जाती है। तो सांगू यह कहानी का सेकंड मेन लीड, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और एक यूट्यूबर भी। तो यूरी की कॉफी सांगू के हाथ में गिर जाती है। तो दोनों बैठकर बात कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि सांगू जो प्रोग्राम करने वाला है उसमें यूरी भी उसके साथ काम करने वाली है। इधर उस किडनैपर के वॉइस मॉड्यूलेशन को हटाने के बाद जो पहला सैंपल निकला था वो उतना क्लियर नहीं था, इसीलिए फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। पर तभी दोजे उसे एक ट्रैफिक सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है, जहाँ पे वो किडनैपर हीजू के कार में घुसा था। अब इन्हें तो पता नहीं था कि हीजू की कार को हैक किया था उस किडनैपर ने, इसीलिए वो आसानी से डोर ओपन करके अंदर घुस गया था। लेकिन ये देखकर दोजे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपर को जानबूझकर अंदर आने दिया गया, जिससे अब साउंड भी सोच में पड़ जाता है। इधर हीजू अपने असली डैड से मिलने नर्सिंग होम में आती है। हीजू बस उनके साथ ही बोलकर बात करती है, क्योंकि एक उसके डैडी हैं जो हीजू की केयर करते हैं। इधर साउंड अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को इस किडनैपर की फोटो भेजने वाली बात को किसी और के नाम पे बताता है, जो उसमें रिपोर्टर कहता है कि एक आदमी किसी की वाइफ की प्राइवेट फोटो उसके हस्बैंड को भेजकर डिवोर्स देने की धमकी देता है। इसका तो एक ही मतलब है कि उस आदमी के वाइफ का उस ब्लैकमेलर के साथ अफेयर चल रहा है। अब अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर और दोजे ने जो उस किडनैपर की कार में घुसने वाली बात कही थी, ये सब याद करके वो सोच में पड़ जाता है। रात के 10 बज गए थे, तभी किडनैपर का फिर से इसे कॉल आता है। तो साउंड कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। हीजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसने कॉल क्यों काटा, तो वो दोबारा करती है। तो साउंड कॉल पिक करता है, कहता है कि शायद तुम मुझसे बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए 5 मिनट बाद कॉल करो। तो हीजू एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल बैक करती है। साउंड कॉल पिक करता है, लेकिन उनकी कुछ बात होने से पहले हीजू को एक ब्लास्ट की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। तो हीजू फिर से कॉल ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था, इसीलिए वो घर चली आती है और घर पे साउंड को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे साउंड घर में नहीं मिलता। तो वो फिर से उसका कॉल ट्राई करती है, लेकिन फोन उसका अब भी अनरीचेबल आ रहा था। तो वो वहीं उसके आने का वेट करते हुए बैठे बैठे सो जाती है। पर सुबह उसका टीवी में उसे न्यूज मिलती है कि साउंड का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वहाँ पे कल रात को उसमें एक ब्लास्ट हुआ है, और जिस मास्क पहने बंदे ने ये किया है उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाता है। इसके साथ रिपोर्टर एक धमकी भरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जो कि वही कॉल रिकॉर्डिंग था जो कि उस असली किडनैपर ने साउंड को धमकाते हुए कहा था कि मैं इसे मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, या तो मुझे 2 बिलियन वॉन दो वरना मैं मार दूंगा। बस इतना ही रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दी गई थी। अब ये सुनकर हीजू तो डर जाती है, क्योंकि ये बातें तो किडनैपर के फोन से कहा गया था, जो कि इस वक्त हीजू के पास है। तभी यहाँ पे साउंड आ जाता है, जिसकी हालत खराब थी, उसके कपड़े खराब हो गए थे, कपड़े पे खून लगा था। वो डायरेक्टली हीजू के पास आता है और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठा कर कहता है कि कुछ दिन से जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हीजू के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं जानता, पर सच्चाई क्या है ये मुझे पता करना है, इसलिए कोऑपरेट करो। ये बोलकर उसकी ड्रेस हटाने लग जाता है। हीजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है, पर साउंड कहता है कि तुम खुद हटाओगी या मैं करूँ। अब उसे ऐसे देखकर हीजू तो बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। साउंड की शादी होने की एक रात पहले ईना ने साउंड को शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी, वरना वो साउंड की फैमिली के सीक्रेट्स को रिवील कर देगी। ये देखकर साउंड ने उससे पूछा था कि क्या सच में हीजू की शादी जोंगवा फैमिली के बेटे से हो रही है। ईना ने कहा था हाँ, पर वो आदमी बहुत घटिया है, लेकिन हीजू की माँ वो कमी नहीं है जो अपने फायदे के लिए हीजू को उस आदमी को बेच सकती है। जो देखकर साउंड ने कहा था कि शादी कल ही होगी, पर मेरी दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साउंड के ऑफिस में ब्लास्ट होने के जस्ट कुछ देर पहले से। साउंड और उसकी टीम किडनैपर के कॉल को ट्रैक करने के लिए रेडी थे। अभी इनके ऑफिस से एक डिलीवरी वाला आता है और इनके दरवाजे के बाहर एक पार्सल छोड़कर जाता है। अब उसमें पिज्जा का पैकेजिंग था, इसलिए एक टीममेट अंदर ले आता है, ये सोचकर कि किसी ने खाने का ऑर्डर दिया होगा। तभी साउंड को किडनैपर का कॉल आता है, यानी हीजू कॉल करती है, एंड तभी वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है। साउंड को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसके बाकी टीममेट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही थी। दोजे उस डिलीवरी मैन का फुटेज दिखाता है जो वो बॉक्स उनके ऑफिस के बाहर रखकर गया था। दोजे कहता है कि शायद ये वही किडनैपर है जो आपको धमकी दे रहा है। साउंड जल्दी से अपना फोन चेक करता है तो सिक्योरिटी ने मैसेज किया था कि हीजू घर में ही है।
जो देखकर साउन कहीं जाने लगता है तो दोजे उसे रोककर कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। जो बात अगर बाहर आई तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। साउन कहता है कि ये सब करके वो किडनैपर मुझे चैलेंज करना चाहता है, अब उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो किसी और तरीके से। इसीलिए साउन ने ही किडनैपर ने जो धमकी भरा कॉल किया था उसका कुछ पार्ट प्रेस में देने के लिए कहता है। देन वो यहाँ से घर गया था। हीजू के थाइस पे वो मोल चेक करने जा रहा था तो डाइनिंग टेबल से उसे बेडरूम में ले जाता है, जहाँ हीजू डायरी में लिखकर पूछते कि क्या तुम्हें चोट लगी। साउन बताता है कि एक आदमी हमारे ऑफिस में बॉम्ब रख कर गया था। हीजू पूछते क्या वो किडनैपर था। साउन कहता हाँ। देन कहता आपसे मैं तुमसे सवाल करूंगा, वो किडनैपर कौन हो सकता है, क्या तुम्हें पता है। हीजू नाम में सर हिलाती है तो साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि पर ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैपर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, इवन तुम्हारे प्राइवेट चीजों के बारे में भी जानता है। ये बोलकर फिर से उसके थाइस की और ड्रेस हटाने लगता है। इधर हीजू तो घबराने लग जाती है कि कहीं इसने उस थाइस के फोटो के बारे में पूछा तो। पर इससे पहले हीजू उसे धक्का मार देती है और लिखकर पूछती कि ये तुम क्या कर रहे थे, वो किडनैपर मेरे बारे में क्या जानता और तुम क्या चेक कर रहे थे। उसने पहले मुझे किडनैप किया, फिर तुम्हें हर्ट किया और तुम ये क्या कर रहे थे। साउन कहता है तो तुम्हें सच में पता नहीं मैं क्या कर रहा था। अभी दोजे का कॉल आ रहा था तो साउन उसे सॉरी कहता है जो किया उसके लिए। देन उसकी ड्रेस ठीक करके बाहर चला आता है, अपने रूम में जाता है जहाँ दोजे उसे बताता है कि पुलिस का कहना है कि ये किसी सीरियल आर्सेनिस्ट का काम है जो पिछले 6 महीने में शहर के कई जगहों पर आग लगा चुका है। पर साउन को यकीन था कि ये किडनैपर ही था जिसने उस आर्सेनिस्ट की आड़ में ये किया है, इसीलिए पुलिस जो कर रही है करने तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तब मैं किडनैपर के साथ फोन पे था, यानी उसका कोई साथी जरूर है। इधर हीजू बाहर से उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात खत्म हुई तो वो जल्दी से हॉल में आकर टूटे ग्लास के टुकड़े उठा रही थी तो साउन आकर उसका फोन लाने के लिए कहता है। हीजू अपने रूम जाकर पहले तो उस किडनैपर के फोन से अपने सारे फोटोज को डिलीट करती है, देन स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे छुपा देती है, फिर अपना फोन लाकर साउन को दे देती है। साउन कहता है शायद तुम्हारा फोन भी हैक्ड हो सकता है, इसे मैं चेक करवा के वापस कर दूंगा, तब तक तुम सेफ्टी के लिए घर पे ही रहना। देन साउन और हीजू के पेरेंट्स आए हुए थे शूटिंग पे। यह है साउन का डैड मिस्टर बे जो आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और यह है मिस्टर होंग हीजू के स्टेप डैड जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इधर हम असली किडनैपर को देखते हैं जो बुरी तरह से मछलियों को काट रहा था। तभी उसका साथी उसे मैसेज करके पूछता है कि ऑफिस बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया। किडनैपर कहता है हाँ मजा आया ना। तो उसका पार्टनर कहता है कि आगे से मुझे बिना बताए कुछ भी मत करना और एक काम है तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो पार्टनर किसी जगह का एड्रेस भेजता है। इधर साउन हीजू का फोन चेक करता है, चैट्स में उसे सांगू का नाम दिखता है तो वो उनके चैट्स देखने लगता है। रिसेंटली सांगू ने उसे उनके कॉलेज टाइम का एक फोटो भेजा था नूरी ड्रीम सेंटर नाम के एक ऑर्फनेज में। उन दोनों ने बच्चों के साथ फोटोज खिंचाई थी। इधर सांगू अपने क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए यूरी की टीम से मिलने आता है। तो सांगू एक अनसॉल्व केस को इस क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। तो यूरी एंड टीम उस केस के बारे में पूछते हैं। तो सांगू बताता है कि मैं नूरी ड्रीम सेंटर नाम के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले जिस टाउन में वो ऑर्फनेज था वहीं पे एक अमीर फैमिली का बहुत बड़ा मेंशन था जहाँ वो लोग कभी कभार आते थे। एक दिन सांगू उस मेंशन के अंदर चला गया था जहाँ उस अमीर फैमिली का यंग मास्टर यानी उस फैमिली का बेटा वेकेशन के लिए आया हुआ था, जो हमेशा एक मास्क पहन के रहता था। दोनों मिले, बहुत सारे गेम्स खेले। उसने सांगू को अपना रूम भी दिखाया जहाँ पे अनगिनत हर तरह के खिलौने थे। इसी तरह हर रोज वो दोनों खेलते थे। लेकिन एक दिन अचानक सांगू ने उसके घर पे कुछ भयानक देख लिया। इसके बाद से वो कभी वहाँ नहीं गया। यूरियन बाकी सब पूछने लगते हैं कि क्या देखा था, पर तभी सांगू को एक कॉल आ जाता है। उसके कुछ और प्लान थे इसीलिए उसे जाना पड़ता है। इधर साउन भी उस नूरी ड्रीम सेंटर के बारे में पता कर रहा था। तभी हीजू के फोन पे सांगू का मैसेज आता है। इसमें उसने हीजू को कल लंच के लिए इनवाइट किया था और उस रेस्टोरेंट का लोकेशन भी भेजा था। तो साउन उस रेस्टोरेंट के बारे में देख ही रहा था। तभी यूरी का उसे मैसेज आता है कि होप आपका दिन अच्छा गया होगा एंड एंजॉय योर लंच। क्योंकि यूरी साउन की बहुत बड़ी फैन थी, उसे देखकर ही वो न्यूज एंकर बनी थी, इसीलिए वो साउन को ऐसे मैसेजेस भेजती रहती थी। तो अगले दिन हीजू और सांगू उस रेस्टोरेंट पे लंच करने आए थे जहाँ थोड़ी देर में यूरी आती है। अब क्योंकि वो इन दोनों को ही जानती थी इसीलिए इनसे बात करने आती है, पर वो अभी आने वाले अपने गेस्ट के बारे में बात करते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसीलिए इन्हें कहती है कि जब मेरे गेस्ट आएंगे तो उन्हें प्लीज घूरना मत। थोड़ी देर में यहाँ साउन एंट्री मारता है तो यूरी उठकर उसे हाई कहती है, जो देखकर हीजू और सांगू पीछे देखते हैं। साउन को देखकर हीजू तो अपना चेहरा छुपाने लग जाती है, पर साउन को तो पता ही था कि वो यहाँ आने वाली थी, इसलिए उसने जानबूझकर यूरी को लंच पे इनवाइट किया था। तो वो यूरी से पहले हीजू के पास आकर रुकता है, उनसे कहता है इंटरप्रेटर होंग हीजू। कट होता है तरह में साउन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस कुछ पूछताछ करने आई थी। तभी बिल्डिंग के नीचे से आवाज आने लगती है। ये लोग देखते हैं तो किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया था। सभी नीचे आते हैं। तभी दोजे एक मास्क पहने बंदे को छुपते हुए देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तो काफी दौड़ाने के बाद वो उसे पकड़ ही लेता है। इधर रेस्टोरेंट में चारों साथ में ही लंच करने बैठ जाते हैं। सांगू हीजू के लिए खाने को स्मॉल पीसेस में करके देता है, जो उसे देखकर साउन तो जेलस हो रहा था। यूरी साउन को बताती है कि हीजू और सांगू कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मैं और सांगू एक प्रोग्राम के लिए साथ में काम कर रहे हैं। मैं और हीजू भी साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए हम तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं। पर आप मिस हीजू को कैसे जानते हो? साउन बताता है कि ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट में इन्होंने हमारी मदद की थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। अब असल में साउन यहाँ स्पेशली सांगू के बारे में जानने के लिए आया था, इसीलिए वो सांगू के बारे में ही लगातार सवाल करे जा रहा था। जो देखकर सांगू उससे पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है? साउन हाँ कहता है, जो सुनिए तीनों चौंक जाते हैं। तो हीजू वॉशरूम के
बहाने से उठ जाती है। तभी साउन को दोजे का कॉल आता है, इसलिए उठकर साइड में बात करने जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि वो सीरियल आर्सनिस्ट पकड़ा गया है जो 6 महीने से आग लगा रहा था, लेकिन इसने हमारी बिल्डिंग पे ब्लास्ट नहीं किया है, यानी पक्का है कि ये उसी किडनैपर का काम है। तभी हीजू उसके पीछे से आती है और फोन पे टाइप करके पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, मेरा फोन तुमने हैक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए लिया था, या फिर मुझ पे नजर रखने के लिए। साउन पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हीजू लिखती है क्या तुम्हें मुझ पे और सांगू पे डाउट है। जो भी रीजन हो, सांगू बुरा इंसान नहीं है। वो लिखी रही थी कि साउन उसका फोन छीन लेता है और पूछता है कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो जो इतने टाइम बाद अचानक से तुम्हारे सामने आ गया। अगर उसे तुम इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो मेरा क्या, मुझे तुम कितनी अच्छी तरह से जानती हो। वैसे भी हम तो 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो बताओ तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पर शायद नहीं। ये बोलकर चला जाता है। तभी हीजू को उसकी डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। इधर साउन सांगू से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है, चला जाता है। हीजू भी इन्हें बाय कर अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे उसकी डायरेक्टर भी उसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहती है, क्योंकि हीजू ने साउन के अब तक के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस को देखकर साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस किया था, और अब तो साउन की स्पीच के साथ हीजू की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन 100% सिंक हो जाती है। इसलिए डायरेक्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इधर साउन दोजे को सांगू का कार्ड देता है और उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है, तो दोजे बताता है कि इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। साउन पूछता है लड़कियों में फेमस क्यों है। दोजे कहता है क्योंकि इसकी फिजिक अच्छी है, डॉक्टर होकर भी ये रेगुलरली वर्कआउट वगैरह की वीडियोस डालता है, जिसके साथ ही अनसॉल्व मिस्टीरियस क्राइम केसेस को भी कवर करता है। तो साउन कहता है इसके बारे में जो भी पता चले वो सब पता करो। इधर हीजू घर जाने के लिए ऑफिस के पार्किंग लॉट में आती है, जहाँ कार के अंदर आते ही ऑटोमेटिकली रेडियो ऑन हो जाता है और किडनैपर के फोन नंबर से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका नाम था कॉल मी नाउ। तो वो गाना प्ले होने लगता है। हीजू कुछ भी करके ये रेडियो बंद नहीं कर पा रही थी, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एग्जिट गेट खुलते ही जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो जल्दी से किडनैपर वाले फोन को स्विच ऑन करती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या किडनैपर को पता है कि फोन मेरे पास है। तभी साउन के आने की आवाज आती है, तो हीजू फोन छुपाकर बाहर आती है। साउन उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो। हीजू कहती है कन्वीनियंस स्टोर से बियर और आइसक्रीम लाने। साउन कहता है तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो लाने चला जाता है। तो हीजू किडनैपर वाले फोन से उसे फिर कॉल करती है, तो साउन उससे कहता है कि कहीं डर तो नहीं गया ना 406। हीजू कहती है लगता है तुमने मेरे धमकी को हल्के में ले लिया, इसीलिए मैंने वो ब्लास्ट तुम्हें इसका सीरियसनेस समझाने के लिए किया है। तो बताओ तुमने क्या डिसाइड किया। तो उल्टा साउन उससे पूछता है कि मेरे हीजू को छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा। जो सुन हीजू के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। साउन फिर पूछता है तुम हमारा डिवोर्स करा के क्या हासिल करना चाहते हो। हीजू कहती है वैसे भी तो तुमने कोई प्यार करके उससे शादी नहीं की है, ना ही तुम अभी उससे प्यार करते हो, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। साउन कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम किसी और के फायदे के लिए मुझे धमकी दे रहे हो। असल में हीजू के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है, और याद रखना तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा, और मैं हीजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर कॉल काट देता है। हीजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सोच क्या रहा है। थोड़ी देर में साउन उसके लिए बियर और आइसक्रीम ले आता है और आते ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जो सुन हीजू शॉक्ड हो जाती है। तो साउन कहता है कि जस्ट इन केस अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, भले ही कोई स्कैंडल हो या रूमर हो, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ये बोलकर उसके करीब आने लगता है और उसके होठों पे लगी झाग साफ करता है। जन से कहता है कि इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होना, मेरे साथ खड़े होने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी, और इंटरव्यू में मुझसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। ये बोलकर वो जाने लगा था, तो हीजू उसे रोककर पूछती है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों चाहते हो। अगर मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस की इंटरप्रेटर बन गई तो मेरा नाम और चेहरा पूरा देश जान जाएगा, तो क्या ऐसे तुम और तुम्हारी फैमिली हैंडल कर पाएगी। साउन हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही हो, तुम्हें तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। हीजू कहती है मुझसे बेहतर और कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता, मैं इंसान का चेहरा देखकर बता सकती हूँ वो क्या कहने वाला है। तो साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि अच्छा तो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया, वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही बातें जानता है। ये सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है। उस किडनैपर ने जो भी कहा ये सच है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू गलत है, उसे कहना चाहता हूँ कि तू हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानता। ये बोलकर वो हीजू के रूम में चला जाता है। हीजू उसके पीछे पीछे आती है, तो देखती है साउन तो उसके बेड पे लेट गया है और हीजू को सोने आने के लिए बुलाता है। हीजू से घूरने लगती है, तो साउन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। फिर भी वो खड़ी रहती है, तो साउन लाइट्स ऑफ कर देता है और कहता है फिर जो भी मन करे कर लो। पर हीजू लाइट्स ऑन करती है। साउन कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर दूंगा तो फिर सपना देखती रहो, अगर कुछ करना होता तो पहले कर लेता, या फिर कहीं तुम मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये सोचकर तुम्हें डर लग रहा है। अगर ऐसा है तो मत ही आओ। पर ये सुन हीजू उसका पीलो छीन लेती है और उसके साइड में लेट जाती है। वो दूसरी ओर फेस करने जा रही थी, तो साउन अपनी तरफ फेस करने कहता है और बताता है कि उसे मेरे ऑफिस के बारे में पता है, तो घर का भी पता होगा, इसीलिए हमारा घर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। इसलिए आज रात सारी चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ और अपने किडनैपिंग के दिन के बारे में भूल जाओ। जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ। हीजू अपने मन में कहती कि तुमने उस दिन जो कहा था क्या वो सब कुछ भूल जाओ। साउन अपनी आंखें बंद करता है, तो हीजू उसे कुछ देर देखती रहती है, देन वो भी सो जाती है। तभी साउन अपनी आंखें खुलता है, उठ के चला जाता है। तभी हमें हीजू के एक बुरे सपने के जरिए उसके ना बोलने का रीजन पता चलता है। तो 20 साल पहले हीजू की मॉम चेयरमैन होंग के साथ रहती थी, जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन तीनों बच्चे घूमने गए थे, तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें चेयरमैन
चेयरमैन होंग का बेटा मारा गया था और उनकी बेटी डेथ हो गई थी। यानी उस एक्सीडेंट के बाद से इना को सुनाई नहीं देता है, लेकिन हीजू को कुछ भी नहीं हुआ था। हीजू को जब हॉस्पिटल में होश आया तब उसकी माँ उसे पागलों की तरह डांटने लगी, तुम ठीक कैसे हो सकती है, तुम्हें कैसे कुछ भी नहीं हुआ। हीजू रोने लग गई थी तो उसकी माँ जोर से उसका मुंह बंद करने लग गई थी। उसे दर्द हो रहा था फिर भी उसकी माँ हाथ नहीं हटा रही थी। तभी उन्हें कुछ सूझता है, कहती कि चुपचाप रहना, अब से तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम इस एक्सीडेंट से इतने शौक में हो कि तुम बोल नहीं सकती। अब से ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि जब तक चेयरमैन होंग तुम्हें देखकर तरस नहीं खाएंगे तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए अब से तुम कभी बात नहीं करोगी। तो इसी बुरे सपने के साथ हीजू की नींद खुलती है। इधर नर्सिंग होम से हीजू के डैड को वो किडनैपर उठा लेता है और उन्हें नर्सिंग होम से काफी दूर ले आता है। उनके फोन से हीजू को वीडियो कॉल करता है तो यहाँ किडनैपर का फेस रिवील होता है, लेकिन वो हीजू को अपना चेहरा नहीं दिखाता। वो हकलाकर बात करता है, उसकी आंखों का कलर अलग अलग है। अब उसकी आवाज से हीजू पहचान जाती है कि वो किडनैपर है। उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है। किडनैपर कहता है कि मेरा फोन तुम्हारे पास है ना, और तुम ही उस फोन को यूज करके साउन को धमका रही हो, लेकिन तुम्हें उससे चाहिए क्या, जवाब दो वरना मैं वो फोन लेने आ रहा हूँ। हीजू डरते हुए कहती है कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। जो सुन किडनैपर तो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पसंद आई क्योंकि मेरा और तुम्हारा गोल एक जैसा ही है, इसीलिए तुम उसे कॉल करती रहो और वो फोन तुम रख सकती हो, उसे धमकी देती रहो, पर अगर पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर कैमरे के सामने वो कुछ उखाड़े हुए दांत दिखाता है और कॉल काट देता है। इधर साउन जो प्रेसिडेंट के साथ एक जगह आया हुआ था उसे एक मैसेज आता है। इधर हीजू जल्दी से नर्सिंग होम पहुंचती है जहाँ उसके डैड अब भी बेहोश थे। तो एक नर्स बताती है कि इन्हें टहलाने के लिए ले जाया गया था, जो थोड़ी देर के लिए दूसरे पेशेंट को देखने गई थी कि तभी हीजू के डैड गायब हो गए थे और ये नर्सिंग होम से काफी दूर जाकर मिले। पुलिस भी आ चुकी थी जिन्हें इनके पास वो दांत मिले थे जो हीजू के डैड के नहीं थे। तो पुलिस हीजू को रिपोर्ट लिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जाते हुए पुलिस की कार की रेडियो को भी अचानक से कुछ हो जाता है, जिसे देखकर हीजू और ज्यादा डर जाती है। उसे किडनैपर की धमकी याद आती है। अचानक से वो कार रोकने के लिए कहने लगती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग सा लग रहा था। बाहर आकर वो तो काफी रोने लगती है अपनी सिचुएशन को याद करके, क्योंकि बचपन से उसके साथ बहुत बुरा होता आया है। उसकी मॉम इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग है, 20 सालों से इसे बोलने तक नहीं दिया, जबरदस्ती शादी करा दी, फिर ये किडनैपर उसके पीछे पड़ गया, इवन अब इसके डैड को भी खतरा है। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तभी ये पुलिस वाले इनकी तरफ प्रेसिडेंट की कार आते हुए देखकर डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कार से साउंड निकलता है और हीजू की तरफ आने लगता है। साउंड को देखकर पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं तो साउंड उन्हें थैंक यू कहता है और जाने के लिए कहता है। पुलिस वालों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमें इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना है एक रिपोर्ट लिखाने के लिए। साउंड कहता है आप लोग जा सकते हो, मैं खुद आऊंगा रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर कहता है कि सॉरी पर आपका इनके साथ रिलेशन क्या है। तो साउंड हीजू को उठाता है, बताता है कि हीजू मेरी वाइफ है। जो सुन ये तीनों हैरान होते हैं क्योंकि साउंड ने कभी भी हीजू को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें साउंड को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, जिनके जाने के बाद साउंड के फोन पे नर्सिंग होम से कॉल आया था क्योंकि हीजू के डैड के केयरटेकर के पास साउंड का नंबर था। तो साउंड को पता चल गया था कि हीजू के डैड नर्सिंग होम में नहीं मिल रहे थे, जिस बारे में पता चलते ही प्रेसिडेंट के चीफ ने साउंड से प्रेसिडेंट की कार ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की कार को कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से साउंड नर्सिंग होम जाते हुए हीजू के पास पहुंचा तो उसने ऑफिसर्स को बताया कि हीजू मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने आऊंगा, पर वो इस बात को ऑफिसर से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तो ऑफिसर साउंड के साथ एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसपे साउंड कहता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आऊंगा तब जरूर खिंचाऊंगा और आपको मेरी ये पर्सनल बातें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। ये बोलकर वो हीजू को अपने साथ ले गया। कार में उसे बताया कि तुम्हारे डैड के नर्स के पास मेरा नंबर था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था, पर अब हमें तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुन हीजू अपने डैड के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अब रोने की आवाज को तो वो नहीं रोक सकती। जो सुन साउंड कहता है कि तो तुम ऐसे आवाज कर सकती हो। हीजू चुप हो जाती है। उन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। इधर रात को यूरी अपने रेगुलर रेस्टोरेंट आई होती है जहाँ सांगू भी पहले से आया हुआ था। तो दोनों साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यूरी जो बहुत ही चुलबुली टाइप सी लड़की थी, आते ही वो सांगू को टीज करते हुए फ्लर्ट करने लग जाती है। दोनों अपने बारे में थोड़ा कैजुअली बात करते हैं, देन अपने आइडल्स एंड क्रश के बारे में बात करते हैं। सांगू बताता है कि उसे काफी टाइम से किसी पे क्रश है, जो यूरी तुरंत गेस कर लेती है। तो सांगू को हीजू पे क्रश था, जो यूरी को उस दिन साथ में लंच करते हुए समझ में आ गया था। देन यूरी उसे अपने आइडल यानी साउंड के बारे में बताती है कि साउंड जो पहले एक न्यूज एंकर था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से यूरी तो उससे पहले बहुत डरती थी, लेकिन साउंड ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। पर फिर साउंड प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन बन गया, जॉब छोड़ दिया, शादी भी कर लिया। सांगू पूछता है उसने किससे शादी की, तो यूरी बताती है कि साउंड एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आता है। उनके ग्रैंडपा तो बहुत बड़े बिग शॉट थे, इवन उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई मिनिस्टर्स हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि उनकी शादी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली की बेटी से हुई है। इधर साउंड हीजू को एक होटल ले आता है क्योंकि आज के दिन ये लोग फैमिली डिनर करते हैं। साउंड पहले उसे होटल रूम ले जाता है। हीजू फ्रेश होकर आती है। साउंड कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो उसे बैठने के लिए कहता है। देन बताता है कि तुम जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट, और अब लगता है तुम्हारे डैड को भी उससे खतरा है। अभी तक तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए अभी बता दो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो। क्योंकि साउंड को डाउट था कि हीजू कुछ तो छुपा रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी हम इतने भी क्लोज नहीं है कि एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करे। देन वो हीजू के लिए खाना ले आता है, उसे अच्छे से रेस्ट करके खाना खाकर नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे साउंड के मॉम डैड के साथ डिनर था।
तो साउन के डैड चाहते थे कि साउन उनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करे। इसको साउन डायरेक्टली मना कर देता है। वही हमें समझ आता है कि साउन का अपने डैड के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसलिए साउन के डैड उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ देर बाद में हिजू आती है तो साउन के डैड हिजू की इंसल्ट करने लगते हैं। जिसमें साउन को भी गुस्सा आ जाता है तो वो अपने डैड को सुनाकर हिजू को लेकर जाने लगता है कि तभी साउन के डैड गुस्से में एक वाइन का गिलास उसकी तरफ फेंकते हैं तो साउन हिजू को कवर कर लेता है और उसके डैड आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो बर्बाद हो जाओगे। इस पे साउन कहता है कि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडपा के दम पे तो आप पॉलिटिक्स में आ गए, पर अब खुद के दम पे आगे बढ़कर दिखाइए। ये बोलकर हिजू का हाथ होल्ड करता है, उसे लेकर चला जाता है। लिफ्ट में हिजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन साउन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम जरूर मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी बहन की जगह शादी करनी पड़ी। तुम बोल नहीं सकती, इसलिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर सकती। पर ये लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे तक को कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही दिल पे लेना। ये बोलकर उसे घर ले आता है। हिजू को अब किडनैपर का फोन देखकर बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो उसे कचरे के बीच में डालकर फेंकने के लिए जाती है। तो साउन कहता है कि कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। इससे हिजू तो और घबराने लगती है, इसलिए दोनों में कचरे को लेकर छीना झपटी होने लगती है। पर हिजू उसे छीन कर अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी डायरेक्टर एंड बाकी कलीग्स वीडियो कॉल करके उसे गुड लक विश करते हैं, क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू था। तभी साउन भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। हिजू लिखती है, अगर मैं पास हो गई तो फिर क्या होगा? हमारी फैमिली को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो क्या होगा? तो साउन कहता है, हिजू आखिर कब तक तुम एक ओबीडियंट बच्ची बनी रहोगी जो हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करती है? क्या तुम दूसरों की बात सुन सुनकर थक नहीं गई हो? ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने दम पे खड़े होने का, अपना नाम बनाने का, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के लिए करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये बोलकर वो जाने लगा था तो हिजू उसे रोक कर लिखती है कि ओके, फिर तुम सोचना चालू करो, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे? जिसमें साउन थोड़ा स्माइल करता है। तो अगले दिन दोजे सांगू की सारी इन्फॉर्मेशन साउन को देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सांगू यूरी के साथ क्राइम रिपोर्ट नाम का एक शो करने वाला है। पर साउन खुद इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता, अपने ऑफिस में ही बैठकर लाइव देखता है। तो हिजू की बारी आ जाती है, जहाँ उसे साउन के एक स्पीच को लाइव इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है, जिसको हिजू बहुत ही आराम से साउन के वॉइस के साथ प्रॉपर सिंक में इंटरप्रेट कर देती है। अब उसकी इतनी परफेक्शन देखकर साउन भी इधर हैरान रह गया था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, इसीलिए वो खुद इंटरव्यू रूम में आता है और हिजू से पूछता है कि तुमने कई बार मेरे बोलने से पहले ही हैंड साइंस करने लग गई थी, इसीलिए सच बताओ, क्या तुम्हें ये स्पीच पहले से ही पता था? तो हिजू साइन लैंग्वेज में बताते हैं कि मैंने इन वीडियोस पे बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो साउन उसके दूसरे स्पीच के वीडियोस को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। अब हिजू को बहुत सारे स्पीचेस दिखाए जाते हैं, जिन सभी को हिजू परफेक्टली सिंग के साथ इंटरप्रेट कर देती है, जो देखकर साउन के साथ साथ सारे इंटरव्यूअर भी शॉक्ड हो जाते हैं। साउन उससे रोकर पूछता है कि क्या तुमने मेरे सारे वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया है? हिजू हाँ में सर हिलाती है। तो साउन कहता है, यानी तुमने मेरे सारे स्पीचेस को मेमोराइज कर लिया है? हिजू कहती है, नहीं, मैंने आपकी वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। साउन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रैंडमली मेरे किसी भी स्पीच को इतने परफेक्टली मेरे वॉइस के साथ अपने हैंड मूवमेंट्स को मैच कर सकती हो? हिजू साइन लैंग्वेज में कहती है, क्योंकि मैं पागल हूँ। जो सुन सब लोग तो स्माइल करने लगते हैं। हिजू बताती है, आपकी स्पीच ब्रीफिंग से ऑब्सेस्ड थी, हमेशा से ही मेरा सपना था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना, इसीलिए मैंने आपकी सारी वीडियोस देखकर इंटेंस प्रैक्टिस की, आपके लिप मूवमेंट्स को पढ़ा, आपके बोलने के तरीके को पढ़ा, आपको मिमिक किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। जो सुन सब लोग तो और शॉक्ड होते हैं। तो साउन पूछता है, क्या तुम सच में कुछ बोल नहीं सकती? अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो स्पोक्स पर्सन की टीम के साथ तुम कैसे बात करोगी? हिजू पूछती है, क्या आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आपको भी समझ आएगा कि इंटरप्रेटर आपकी बात को सही से कन्वे कर पा रहा है या नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आपको ही आसानी होगी। लेकिन साउन उसे अभी जो बोलेगा ऑन द स्पॉट इंटरप्रेट करने के लिए कहता है, जो बातें उसने किसी भी स्पीच में नहीं कही। तो वो एक मैरिड कपल की स्टोरी बताता है, जिसमें उस कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, पर अगर अब वो ट्राई करें तो क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक नॉर्मल कपल की तरह ठीक कर सकते हैं? तो ये साउन अपनी ही कहानी बता रहा था, जिसको हिजू परफेक्टली इंटरप्रेट कर देती है। इसको देखकर अगेन सब लोग सरप्राइज्ड रह जाते हैं। तो साउन बाहर चला आता है और हिजू की बातों के बारे में सोचकर कहता है कि क्या हो तुम। देन इधर हम देखते हैं चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी यानी हिजू की स्टेप सिस्टर होंग ईना कोरिया वापस आ जाती है। साउन ने हिजू के डैड को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो हिजू अपने डैड से मिलने जाती है, जहाँ उसके डैड के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो देखकर हिजू पूछती कि डैड ये सब किसने किया? अब हिजू के डैड जो बात सुनते थे उसे रिपीट किया करते थे। तो जब साउन इनसे मिलने आया था तब उसने कहा था कि डोंट वरी डैड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिजू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो हिजू के डैड यही बात रिपीट करते हैं, तो वो समझ जाती है कि साउन यहाँ आया था। लेकिन अब वो साउन के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो कभी रूड बिहेव करता है तो कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत हार्श होता है तो कभी बहुत काइंड। तो अपने डैड से कहती कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इधर इंटरव्यूअर टीम ने हिजू को ही सिलेक्ट किया था, जिस बारे में वो साउन को बताने आते हैं। साउन उनके सामने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत खुश होता है। हिजू का नाम देकर वो अपने एक बचपन के टाइम को याद करता है। होंग फैमिली और बेक फैमिली फ्रेंड्स थे, इवन दोनों फैमिली आसपास ही रहते थे, इसीलिए एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन होंग फैमिली के घर पे साउन और उसकी फैमिली आई थी। सभी लोग खाना खाने बैठे थे। साउन को खाने के लिए सी फूड दिया गया था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसकी मॉम उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहती है और कहती है मेरे बेटे को फिश पसंद है। जो सुन साउन चुपचाप से खा लेता है। उनके जाने के बाद वो नीचे देखता है, तब वो हिजू को देखता है, जिसको बहुत भूख लगी थी और उसे सी फूड खाना था। लेकिन उसकी मॉम उसे डाइट वाला कोई थोड़ा सा खाना खाने के लिए देती है, जो उसे खाना नहीं था, पर उसकी मॉम उसे वही खाने के लिए कहकर
लेकर चली जाती है। तो उनके जाते ही साउन नीचे आता है और हीजू को साइड में ले आता है और उसे अपनी सी फूड वाली प्लेट खाने के लिए दे देता है, जिसको हीजू बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है क्योंकि अगर उसकी मॉम ने देख लिया तो उसे डांटेगी। तब साउन ने उसका नाम पूछा था, तब हीजू ने उसके हाथ में अपना नाम लेकर बताया था। तो साउन हीजू की फोटो देकर यही याद करता है और कहता है तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तभी उसे हीजू थैंक यू मैसेज करती है उसके डैड के लिए इतना करने के लिए, जो देख साउन स्माइल करता है। तभी इधर हीजू को ईना के एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है जिससे वो समझ जाती है कि ईना कोरिया आ चुकी है, जिससे उसे फिर से याद आता है किस तरह उसकी माँ ने उसे ईना की जगह लेकर साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो वो अपने वेडिंग रिंग को निकालती है, उसे देखकर याद करती है, जिसे साउन ने पहनाने के बाद कहा था कि इसे संभाल कर रखना, इसकी असली ओनर आ गई तो इसे वापस करना पड़ेगा। जो याद करके वो उस कचरे से किडनैपर वाले फोन को निकाल लेती है। इधर साउन यूरी को कॉल करता है और सांगू के बारे में उसे जो भी पता है बताने के लिए कहता है। अब यूरी उससे बात करने के एक्साइटमेंट में ये बता देती है कि सांगू एक ऑर्फनेज में पला बढ़ा है। साउन कहता है नूरी ड्रीम सेंटर में ना, जिसका पहले नाम था सिनिल चाइल्ड केयर सेंटर। यूरी यहाँ कहती है। तभी साउन को किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। हीजू कहती है तुमने पूछा था ना कि तुम्हारा डिवोर्स कराकर मुझे क्या हासिल होगा, उसका जवाब है मेरे पास, होंग ईना। उससे वापस आकर अपनी जगह भी तो चाहिए, वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली तो उसे ही चाहते थे, हीजू तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट थी, इसीलिए हीजू को छोड़ दो। साउन कहता लगता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ईना के गायब होने से पहले जिससे वो आखिरी बार मिली थी वो मैं था, शायद तुमने इस बारे में अच्छे से पता नहीं किया। तो हीजू पूछती है तुम दोनों ने किस बारे में बात की। साउन कहता है कि हमने एक डील की थी जिसके हिसाब से ईना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। जो सुन हीजू शॉक्ड हो जाती है। तो साउन कहता है कि लगता है तुम जिस इरादे से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मैंने उस मोटिव को ही खत्म कर दिया। जो सुन हीजू कॉल काट देती है क्योंकि साउन घर पहुंच गया था। तो वो हीजू के पास आता है, उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने हीजू को अंडर एस्टिमेट किया था, पर उसने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया। देन उसे याद दिलाता है कि कल चेयरमैन होंग यानी हीजू के स्टेप डैड की कंपनी की एनिवर्सरी है, जिसके पार्टी में इन्हें जाना है। पर हीजू अपने मन में कहती कि क्या ये नहीं जानता कि ईना वापस आ गई है। तो अगले दिन शाम को ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं। हीजू को देखकर उसकी मॉम उसे साइड के एक रूम में ले जाती है। तुमने साउन को अपने डैड के बारे में पता चलने कैसे दिया, एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। हीजू टाइप करके पूछती कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि डैड को वहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया। हीजू की मॉम कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, मुझे आपसे हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या पहना है, ये बोलकर उसकी कोट उतार देती है और बाहर आकर अच्छा दिखने के लिए कहती है। तो इसके पास ही वॉशरूम था जहाँ दो लड़कियाँ हीजू के बारे में बुरा भला बोल रही थी। जो सब सुनकर हीजू को बहुत बुरा लगता है। पार्टी में आती है तो अंदर सभी लोग आपस में बात करने में बिजी थे, जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। इसीलिए वो ड्रिंक करते करते टेरेस में आ जाती है, जहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर सैड फील कर रही थी कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। तो वो किडनैपर का फोन निकलकर साउंड को कॉल करने के बारे में सोचती है। उसे कॉल लगाकर वो अपने आप से कहती है कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी साउंड कॉल पिक करता है तो हीजू कहती है कि तुम्हारी फियांसी शादी से पहले गायब हो गई, फिर जब हीजू ने उसकी जगह ले ली तब तुमने कैसा फील किया। जरूर अच्छा तो नहीं लगा होगा, वो बहुत बेचारी थी, उसकी कोई सोशल स्किल्स नहीं है, ना ही सक्सेसफुल है, वो बस किसी सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह थी जो तुम्हें ईना के साथ फ्री में मिल गई। ये बात वो भी जानती है। ये सब छोड़कर वो बाहर आना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे अमीर फैमिलीज पसंद नहीं है, पर उसे ये लग्जरियस लाइफ जीकर कंफर्ट मिला। वो कायरो की तरह पैसों के सामने झुक गई। पर साउंड कहता है नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है। उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है, ये भी गलत है। लोग पहले से ही उसे रूडली बात करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। और वो पैसों के सामने कभी नहीं झुकी। वो बस अपनी माँ से थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उनकी सारी बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। ये सब बताते हुए वो हीजू को हर जगह ढूंढने लगता है। उसे आगे बताता है कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था। मेरे चारों ओर बस बुरे लोग थे, लालची लोग जो बहुत बात करते थे। अब एक सिर्फ हीजू थी जो सबसे शांत थी। मैंने जब उसे देखा तो पता नहीं मुझे एक अजीब सी शांति मिली। उसे देखकर मुझे कंफर्ट मिला। और तुमने क्या कहा, हीजू एक सप्लीमेंट्री पेज है? नहीं, वो सबसे यूनिक है। उसने कितनी मेहनत की है तुम नहीं जानते। वो अपना नाम खुद बनाएगी अपनी मेहनत से, इसीलिए अगर नहीं पता तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोलो। अब ये सब सुनकर हीजू तो रो पड़ती है, रोते हुए कहती है कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया, जैसे वो है ही नहीं। तुमने कहा था तुम हीजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कोई कपल नहीं हो। तब हीजू एलिवेटर खुलने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो एलिवेटर से साउंड बाहर आता है। तो हीजू को फोन के साथ टेरेस के एकदम साइड में देख लेता है। सीन कट होता है, हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। साउंड रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पहले तो उसने ऑफिसर्स के साथ फोटोज खिंचाई, फिर रिपोर्ट लिखते टाइम ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ उस दिन हमारी कार में अचानक से बहुत शॉक्ड हो गई थी। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अचानक से वो बहुत चिल्लाने लग गई, कार रोकने के लिए कह रही थी। जो साउंड शॉकिंगली पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने आपसे कार रोकने के लिए कहा। ऑफिसर कहता है हाँ। तो साउंड उनकी कार का डैश कैम फुटेज लेता है। तो वो फुटेज देखकर साउंड समझ जाता है कि हीजू बात कर सकती है, जिससे तो वो काफी शॉक्ड एंड गुस्सा दोनों होता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है।